हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। मैं सौरभ आप सभी का अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं बीए सेमेस्टर 2 के सब्जेक्ट कोड CC3 जो कि आपका पहला पेपर है हिस्ट्री ऑफ इंडिया 2, इससे एक टॉपिक लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं। आज हमारे अध्ययन का विषय वर्ण होगा। ठीक है, वर्ण व्यवस्था या वर्ण क्या है, इसके बारे में हम चर्चा प्रारंभ करें। इससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि वर्ण व्यवस्था क्या है, इसकी उत्पत्ति के सिद्धांत, इसकी विशेषताएं कि यह इसमें क्या गुण और क्या दोष है, और प्राचीन काल से लेकर वर्तमान समय तक वर्ण व्यवस्था का क्या रूप है। इस विषय पर हमने इसको इन विषयों में बांटकर वर्गीकृत करके इसे तैयार किया है। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपने इस विषय को प्रारंभ करते हैं। वर्ण। विद्वानों ने वर्ण शब्द का प्रयोग रंग व जाति विशेष दोनों के संदर्भ में किया है, किंतु साहित्यिक दृष्टिकोण से वर्ण का तात्पर्य उस समूह से है जो कि एक विशेष प्रकार के व्यवसाय को करता है अथवा समाज द्वारा निश्चित कार्यों का संपादन करता है। भारतीय हिंदू दर्शन और धर्मशास्त्रों में हिंदू समाज में 4 वर्ण के होने की पुष्टि होती है, जिसे वर्ण व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। प्राचीन भारतीय वर्ण व्यवस्था का आधार वैज्ञानिक, सैद्धांतिक और दार्शनिक था। प्रत्येक वर्ण का कर्तव्य एवं कर्म निर्धारित कर दिए जाने के कारण श्रम की समस्या का सफल व स्थायी समाधान भी कर लिया गया था। कुछ विद्वानों की धारणा है कि वर्ण शब्द की उत्पत्ति वर्ण अर्थात चुनाव करने के अर्थ देने वाली वह धातु से हुई है। इससे तात्पर्य है कि व्यक्ति द्वारा अपने कर्म और स्वभाव के द्वारा चुना गया कार्य उसका वर्ण होता है। वस्तुतः वर्ण व्यवस्था द्वारा समाज का वैज्ञानिक वर्गीकरण कर दिया गया था। प्राचीन काल में ऋग्वेद के अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित किया गया था। यह व्यवस्था जन्म के स्थान पर कर्म पर आधारित थी। इस प्रकार वर्ण व्यवस्था के माध्यम से समाज का जो वर्गीकरण किया गया वह भारत में अनेकता में एकता स्थापित करने में सफल रहा। अब हम वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के सिद्धांतों पर प्रकाश डालेंगे। तो इसके बारे में कई सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं, हम एक एक कर उनके बारे में चर्चा करेंगे। वर्ण व्यवस्था का वर्णन विद्वानों ने ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में मिलने का उल्लेख किया है, जिसमें वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से होने का वर्णन उपलब्ध होता है। मुख से उत्पन्न होने वाले को ब्रह्मा, भुजा से उत्पन्न क्षत्रिय, जांघ से उत्पन्न वैश्य और पैरों से उत्पन्न को शूद्र की श्रेणी में रखा गया है। यह वास्तविक रूप में केवल प्रतीकात्मक वर्णन है और अंगों की श्रेष्ठता के माध्यम से वर्ण की स्थिति को निर्धारित किया गया है। कुछ विद्वानों ने वेदों के अलौकिक होने के कारण वर्ण व्यवस्था के सिद्धांत को दैविक मानते हैं। फिर भी ऐतिहासिक दृष्टि से यह व्यवस्था प्रमाणित नहीं है। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का रूप जन्म के स्थान पर कर्म प्रधान हो गया था और वर्णों का निर्धारण उसके कर्म के अनुसार होने
होने के कारण कुछ लोग ब्राह्मण कुल में पैदा होने के बाद क्षत्रिय और क्षत्रिय परिवार में पैदा होने के बाद भी ब्राह्मण स्वीकार किए गए। प्राचीन काल से रंग व गुण को भी वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का कारण माना गया है। महाभारत के शांति पर्व में इस तरह तथ्य की पुष्टि होती है कि मानव के चारों वर्ण अलग अलग रंग श्वेत, लाल, पीले व काले थे। प्रसिद्ध विद्वान मनु ने उल्लेख किया है कि वर्ण व्यवस्था गुण प्रधान थी। कुल 3 प्रकार के गुणों का उल्लेख धर्मशास्त्रों में मिलता है, जो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के नाम से जाने जाते हैं। व्यक्ति में जिस गुण की प्रधानता होती है, उसी के अनुसार उसका वर्ण निर्धारित हो जाता है। इस प्रकार से हमने वर्ण की उत्पत्ति के सिद्धांत को देखा। अब वर्ण व्यवस्था की विशेषताएं अर्थात उसके गुण एवं दोषों की चर्चा हम करेंगे। तो इसे हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के रूप में आपको अभिव्यक्त करेंगे। पहला जो इसकी विशेषता है कि वर्ण व्यवस्था एकता की स्थापना में सहायक बनी। एक ही कर्म को करने वाले लोगों ने अपने हितों की सुरक्षा हेतु संघ बना लिए, जिससे उनमें प्रेम और सौहार्द बना रहे। दूसरा, अपने अपने कर्म के में प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता प्राप्त थी तथा उन्हें अपने विकास करने के भी समान अवसर दिए गए थे। तीसरा, भारतीय हिंदू धर्म और संस्कृति की रक्षा में भी वर्ण व्यवस्था का महत्वपूर्ण योगदान था। इसके कारण ही विदेशी इसे अपने में आत्मसात करने में असफल रहे और स्वयं ही समय के साथ साथ भारतीय संस्कृति के रंग में रंग गए। चौथा, ब्राह्मण वन धनोपार्जन और सुरक्षा की चिंता से मुक्त होने के कारण सदैव आध्यात्मिक चिंतन के द्वारा समाज के कल्याण में संलग्न रहता था। पांचवा, वर्ण व्यवस्था के कारण ही प्रत्येक वर्ण के लोग अपने अपने कार्य में अत्यंत दक्ष हो गए थे। वंशानुगत रूप से एक ही कार्य में संलग्न रहने के कारण व्यक्ति की कार्यकुशलता में अत्यधिक वृद्धि हो गई थी। तो इस प्रकार से हमने कुछ सकारात्मक विशेषताओं की चर्चा की। अब वर्ण व्यवस्था के कुछ नकारात्मक पहलुओं को हम देखेंगे जो इसकी विशेषता के अंतर्गत है। तो जो इसकी पहली नकारात्मक विशेषता है वह है जन्म पर आधारित होने के कारण वर्ण व्यवस्था अनैतिक मानी जाती है। दूसरा, यदि कोई व्यक्ति शूद्र परिवार में पैदा हो जाता है तब उसे सदैव के लिए निम्न कोटि का मानना असंगत होता है। वर्णों के मध्य संकीर्णता की भावना के कारण परस्पर एकता समाप्त हो गई और अनेकता का प्रादुर्भाव हुआ। चौथा, वर्ण व्यवस्था के कारण विदेशियों और भारतीयों के मध्य परस्पर संबंध स्थापित नहीं हो सके। पांचवा, वर्ण व्यवस्था के कारण राष्ट्रीय भावना के उदय में भी बाधा उत्पन्न हुई। अतः वर्ण व्यवस्था के कारण भारतीय सामाजिक व्यवस्था को लाभान्वित करने के स्थान पर दूषित करने में अधिक योगदान दिया। दुर्भाग्य यह है कि वर्तमान समय में भी इस व्यवस्था का कोई औचित्य न होने के बाद भी
कुछ संकीर्ण मनोवृत्ति के लोग इसे अपनाए हुए हैं। अब हम वर्ण व्यवस्था का प्राचीन काल से लेकर वर्तमान समय तक जो उसका रूप है उस पर चर्चा करेंगे। वर्ण व्यवस्था का वर्तमान समय में भले ही कोई औचित्य ना हो, परंतु आज भी समाज में इसका विद्यमान होना यह संकेत करता है कि मानव मस्तिष्क में इसकी प्राचीन समय से ही गहरी पेड़ रही है। ऋग्वैदिक काल से इसकी उत्पत्ति और विभाजन का जो रूप हमें प्राप्त हुआ है वह उत्तर वैदिक काल, महाकाव्य काल, मौर्य काल, गुप्त काल, मध्यकाल और आधुनिक काल में भी निरंतर देखने को मिलता रहा। इसमें प्रथम दो वर्गों को सदैव समाज में आदर और सम्मान प्रदान किया गया है, जबकि वैश्य की स्थिति आर्थिक स्थिति पर निर्भर रही है। चतुर्थ वर्ण को समाज का सर्वाधिक उपेक्षित वर्ण प्राचीन काल में समझा गया है, परंतु मध्यकाल में इस व्यवस्था में कुछ परिवर्तन के चिन्ह दृष्टिगोचर हुए हैं। इब्न बतूता जैसे भ्रमणकर्ताओं के अनुसार विशिष्ट वर्ग और जनसाधारण के मध्य गहरी खाई थी और उनमें एकता की संभावना कदाचित नहीं थी। आधुनिक काल में वर्ण व्यवस्था का स्वरूप उत्तरोत्तर धूमिल होता जा रहा है। वर्तमान में हमारे मध्य खान पान और अंतरजातीय विवाहों के कारण वर्ण व्यवस्था का कोई विशेष महत्व नहीं रह गया है। सभी व्यक्ति अपनी इच्छानुसार कार्य का चुनाव करने में स्वतंत्र है। उसमें वर्ण व्यवस्था कहीं बाधक नहीं है। दलितों की स्थिति सुधारने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है और अनेक ऐसे नियम बना दिए गए हैं ताकि उनका उत्थान हो सके। अब हम वर्ण व्यवस्था का निष्कर्ष देखते हैं। तो निष्कर्ष स्वरूप हम कह सकते हैं कि प्राचीन काल में वर्ण व्यवस्था की स्थापना के बाद इसमें आगे चलकर अनेक कुरीतियां आती गई और यह दिन प्रतिदिन काफी क्लिष्ट होता चला गया। लेकिन समय के साथ साथ इसमें कुछ परिवर्तन भी हुआ और वर्तमान समय में यह अवधारणा काफी कम हो चुकी है। लेकिन आज भी पढ़े लिखे संभ्रांत परिवारों में यह व्यवस्था कूट कूट के भरी हुई है। वे निम्न जाति के लोगों को हे दृष्टि से देखते हैं, जो कि किसी भी हाल में सही नहीं है। सरकार ने इस दिशा में पहल किया है और सभी लोगों को समुचित रूप से विकास करने के अवसर प्रदान किए हैं और आजादी के पश्चात सरकार के द्वारा निम्न वर्ण के लोगों को वांछित स्तर प्रदान करने के लिए और उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार हेतु कुछ विशेष प्रावधान भी किए गए ताकि उनको समुचित विकास करने का अवसर प्राप्त हो सके। इस तरह से वर्ण व्यवस्था जो प्राचीन काल से चली आ रही थी उसके अंश आज भी देखे जा सकते हैं, लेकिन उसके स्वरूप में काफी परिवर्तन भी आए हैं। जो काफी क्लिष्ट होता था आज के दौर में यह काफी लचीला हो गया है। लोगों की मनोवृत्ति थोड़ी बदली है और अब सभी लोग
आपसी सद्भावना और बंधुत्व के साथ एक दूसरे के साथ मिलकर देश के विकास में अपनी महत्ती भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। इस प्रकार से हम इस विषय को यहाँ समाप्त करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि वर्ण व्यवस्था आपको पूरी सहजता से समझ में आ गया होगा। इसके साथ हमने जाति व्यवस्था के बारे में भी आप लोगों को बता दिया है। तो वर्ण और जाति व्यवस्था क्या है और इन दोनों के बीच में तुलना भी करा दिया है। तो आप लोग इससे संबंधित प्रश्नों का सहजता से उत्तर कर पाएंगे। आप बस ध्यान रखिएगा कि प्रश्न में आपसे क्या पूछा जा रहा है, आप उसी प्रश्न के अनुसार अपने उत्तर को लिखेंगे। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है और मैं आज के लिए अपनी वाणी को यहाँ विराम दूंगा। धन्यवाद।